हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे मुगल वंश के पतन के क्या कारण थे, क्यों पतन हुआ। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब भी किसी साम्राज्य का पतन होता है तो जब योग्य शासक के बाद जब दुर्बल शासक आते हैं तो पतन चालू हो जाता है। दूसरी चीज़, पतन के कारण और होता है जहाँ पर आपसी मतभेद होता है और सत्ता के लिए युद्ध छिड़ते हैं तो निश्चित है पतन होना तय है। जैसा कि मुगल में आपने देखा होगा कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने क्या किया था कि सत्ता के लिए अपने पिता को बंदी बना दिया था, भाई की हत्या करवा दी थी, यहाँ तक कि अपने बेटे जो अकबर द्वितीय था उसका पीछा करते हुए जब दक्षिण भारत आया तो वहीं ये मारा भी जाता है। मारा क्या जाता है? मर जाता है। ठीक है। तो ये 1707 में इसकी अहमदनगर में 3 जून 1717 में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़, औरंगजेब ये जानता था कि आज हमने गलत किया है, हो सकता है कहीं मेरे बेटे भी इसी तरीके का व्यवहार ना करें आपस में। इसी वजह से उसने क्या किया कि वसीयत लिखी और वसीयत लिखकर मरा था। ये मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि पहला ऐसा मुगल बादशाह जो वसीयत लिखकर मरा था। और कहा जाए कि औरंगजेब अकबर के बाद दूसरा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए हिंदुओं की सेना किसके दरबार में थी तो औरंगजेब के, और सबसे कट्टर भी था, और लेकिन हिंदू सबसे ज़्यादा इसी के समय थे। कहा जाए कि चित्रकारी का इसने कहा था हम इतना दफन कर देंगे कि इसका नामो निशान नहीं रहेगा, और बाद में सबसे ज़्यादा इसी के समय हुई। तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहिए। कुल मिला के इसके 3 बेटे हुए, जो एक बेटा तो इसने मार दिया था, बचे 3 बेटे मुअज्जम, आजम, कामबख्श। इसके विषय में मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ा जो बेटा था उसने अपने 2 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है। वही जो बेटा था बहादुर साहब प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा है। बहादुर साहब प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो इसके विषय में आपको हमने पूरी चर्चा कर दी। बहादुर शाह, जिसे शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जहांदार शाह, इसके विषय में भी हम बता चुके हैं आपको। और फारूक शेर, इसके विषय में भी बता चुके हैं। और मोहम्मद शाह का हम लोग चल रहा था, मोहम्मद शाह बचा था। तो मोहम्मद शाह के विषय में हम बता दें कि मोहम्मद शाह जो था इसका नाम रोशन अख्तर था। क्या नाम था? रोशन अख्तर नाम था। और ये सैयद बंधुओं की सहायता से इसने सत्ता प्राप्त की थी। यानी कि सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधुओं ने क्या किया था कि फारूक शेर, जो कि मुगल बादशाह का सबसे अगर देखा जाए पतन के बाद यह भी एक क्रूर टाइप का शासक था, जिसने बंदा बहादुर को पराजित जब होता है तो बंदी बना के जब सामने पहुंचता है तो इसने क्या कर दिया था, इसने हाथी के पैरों तले कुचलाया था। तो फारूक शेर इस तरीके का था। इसी वजह से हुसैन अली ने फारूक शेर को मारा था। ठीक है। तो मारने के बाद अब्दुल्ला हुसैन ने किसको गद्दी बैठाला? मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। देखो, सत्ता जब प्राप्त हो गई तो बिलासता में इतने बह चुके थे कि इन्हें कुछ और समाज में क्या हो रहा है, इनके साम्राज्य में क्या हो रहा, कोई लेना देना नहीं था। बस हिजड़ों का नाच गाने में मस्त रहते थे। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, जब सैयद बंधु इसको गद्दी पर बैठा ले तो इसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ये था कि हो सकता है जिस तरीके से फारूक शेर को मारकर मुझे सत्ता दिलाई है, कहीं आगे चल के ऐसे मेरे साथ भी ना हो। तो इसी के प्रति, मतलब इसी के समय सैयद बंधुओं के प्रति षड्यंत्र हुआ। और कहा जाए इसी के समय 1722 में हुसैन मारा जाता है। हुसैन जब मारा जाता है तो बड़ा भाई अब्दुल्ला उसका बदला लेने के लिए जाता है, वो भी बंदी बनाया जाता है, वो भी मार दिया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए
सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ। और मित्रों याद रखना कि पहली बार एक देखो, एक इसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि जो मोहम्मद शाह, जरा इसके विषय में चर्चा कर दें हम आपको कि ये मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह है, ये 1719 से 48 तक गद्दी पर बैठता है। और इसने देखो ध्यान देना कि मोहम्मद शाह ने एक कर था जजिया कर, जो जजिया कर था ये 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये समझ लो, ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, किसने हमेशा के लिए समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने। 1720 में इसने हमेशा के लिए ये जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पूर्णता अभी तक जो शासकों ने किया था तो रोक लगाते थे, समाप्त करते थे, फिर लग जाता था, लेकिन पहला ऐसा बादशाह जिसने जजिया कर पूर्णता समाप्त कर दिया था। ठीक है। दूसरी चीज, इसी के समय जो निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की नींव डाली थी। ठीक है। तो 1722 में यानी कि निजाम उल मुल्क बहुत पावरफुल हो गया था, क्योंकि निजाम उल मुल्क को वजीर का पद भी दिया गया। और कहा जाए कि इसी के इशारे पर हुसैन मारा गया था। यानी कि पूरा अगर देखा जाए षड्यंत्र का कार्य जो किया इसी ने, और इसने हुसैन और अब्दुल्ला दोनों जब मार दिए जाते हैं, अब पावरफुल बन जाता है निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिस खां भी कहा जाता है, और आसफ जाह की उपाधि दी थी। इसने निजाम उल मुल्क को, ध्यान देना, निजाम उल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी थी। कौन सी? आसफ जाह की। तो ये उपाधि दी थी, ये तो उपाधि हो गई। ठीक है। और इसी ने यानी कि हैदराबाद की नींव डाली थी। हैदराबाद की नींव किसने डाली थी? इसी ने हैदराबाद की नींव डाली थी। ठीक है। जिस तरीके की ये भी पूछे जाते हैं, हमने आपको कई बार बताया भी, जैसे हैदराबाद की नींव किसने डाली? भरतपुर की बदन सिंह ने डाली थी। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी पूछे भी जाते हैं। तो और जैसे जयपुर की जय सिंह ने डाली थी, तो ये भी याद रखना। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि चिनकिलिस खां ने 1724 में दक्कन यानी कि हैदराबाद की नींव डाली थी। 1724 में 1724 में एक दक्कन, दक्षिण भारत का था ये, दक्कन दक्षिण भारत का हैदराबाद था ये। और हैदराबाद जो था ये यहीं पर बाद में शासन यहीं कर अपना रुक गया, यहीं शासन करने लगा। चूँकि कारण ये है, ये भी ये जान चुका था कि इस समय बहुत षड्यंत्र होने लगे थे। ठीक है। तो इस वजह से इसने सोचा कि हम अपना एक अलग जो इस राज्य बना, वहीं पर ये अपना जाके वहीं पर अपना शासन सत्ता संभाल लिया, इसने वहीं रहने लगा ये। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ कि इसी के समय यानी कि किसके समय? मोहम्मद शाह के समय एक कारवार हुआ इसके समय, जो 13 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है। इसके समय क्या हुआ था कि 13 फरवरी 1700 कितने में हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? ये हमने कई बार प्रश्न पूछा भी आप लोगों से। 1739। तो देखो 1739 में करनाल का युद्ध होता है। और ये करनाल का जो युद्ध होता है, वास्तव में देखा जाए इसी करनाल के युद्ध में 80,000 सेना को मात्र 3,000 की सेना किसके पास थी? तो नादिर शाह के पास। इसने पराजित कर देता है। और नादिर शाह जो था, इसने यहाँ भारत से इतना लूट कर गया यहाँ से कि पूछिए मत। कि रास्ते में बताते हैं कि लूट के जब जा रहा था, जो रास्ते घोड़े से लद के सामान दिल्ली से, तो जब गिरा तो वो लोग काफ़ी अमीर हो गए थे। ठीक है। तो नादिर शाह ने जब अटैक किया तो दिल्ली से न अपार धन संपदा इसको प्राप्त होती है। ठीक है। और इसका मेन उद्देश्य यहाँ शासन करने का नहीं था। इनका मेन उद्देश्य था कि यहाँ से लूटो और अपने स्वदेश जाए, यानी कि
कहाँ पर चले जाएं, अपने देश ईरान चले जाएं, ठीक है। इसका कोई उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ भारत पर शासन करें, ठीक। तो इसको क्या मिला, तख्ते ताउस सिंहासन भी मिल गया, जिसे किसने बनवाया था, है ना, ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहां ने। तो शाहजहां ने जो तख्ते ताउस सिंहासन जो बना था, कहा जाए उस समय बहुत कास्टली था, और कहा उसको लूट कर ये ले गया, और कोहिनूर हीरा जो था भारत से ये लेकर गया। लेकिन एक बार कोहिनूर हीरा पुनः फिर आता है, उसके विषय में हमने एक बार आप लोगों को चर्चा की थी कि अहमद शाह अब्दाली के समय तक रहा। उसका बेटा जो जमान शाह था, जब अपने भाइयों के प्रति युद्ध होता है तब वो हीरा किसको दे देता है, रणजीत सिंह को देता है। और रणजीत सिंह का जब बेटा दिलीप सिंह होता है तो उसके समय ये हीरा हमेशा के लिए चला जाता, कोहिनूर हीरा है। तो कहा जाए लाल डलहौजी के समय कोहिनूर हीरा भारत से चला जाता है, और अभी तक वो हमारे पास आ नहीं पाया। वो रानी के ताज में शोभा बढ़ाता है, और कहा जाए बहुत प्रयास किया गया, अभी तक आया नहीं और प्रयास जारी है, ठीक है। तो ये चूँकि भारत की एक महत्वपूर्ण धरोहर है तो उसके लिए भी प्रयास जारी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज, अवध का शहादत खां। अब देखो मोहम्मद शाह के समय अवध का जो था, ध्यान देना, जो अवध राज्य ये शहादत खां था। कौन, शहादत खां। तो शहादत खां जो था, इसने अवध राज की नींव डाली, और कहा जाए इसी ने ये कहा था कि दिल्ली पर तुम अटैक करो, तुम्हें इतना वहाँ पर मतलब इतने करोड़ तुम्हें वहाँ धन संपदा मिलेगी, इससे कम मिले तो हम तुम्हें दंड मतलब उसके हर्जाने में देंगे। तो जब वहाँ इतना नहीं मिला तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया था इस पर। कितने, 1 CR यानी कि 1 करोड़ जुर्माना लगा दिया। और यही कारण है कि ये डर के मारे, इसके पास इतना था नहीं, यही कारण है कि कौन ऐसा नवाब था जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अवध का नवाब शहादत खां था, इसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि नादिर शाह से ये डर रहा था कहीं ऐसा ना हो नादिर शाह मरवा तो देगा ही, और मैं चूंकि 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, अभी 1 करोड़ कहाँ से दे, तो इस वजह से इसने आत्महत्या कर ली थी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जब नादिर शाह चला जाता है, फिर इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अहमद शाह अब्दाली, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जब ये कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आता है। अब देखो अहमद शाह, इसके विषय में भी जान लो। अहमद शाह, अहमद शाह, तो अहमद शाह 1748 से 54 तक शासन रहा है, ठीक। अब देखो अहमद शाह के विषय में हमने पहले बताया कि अहमद शाह जो था, इसकी सत्ता की बागडोर जो थी, इसकी माँ जो थी उसके हाथ में थी, ठीक है। और राजमाता ऊधम बाई थी। माँ इसकी कौन थी, राजमाता ऊधम बाई। यानी कि बेटा गद्दी पर बैठा है, लेकिन वास्तविक सत्ता देखा जाए तो माँ के हाथ में थी ऊधम बाई। ये काफ़ी क्रूर महिला थी, ये भी कहा जाता है। और कहा जाए इसी समय यानी कि बादशाह अपने वजीर जो सूबेदार था सफदरजंग, इसने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया, ठीक। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था, ठीक है। तो यह भी याद रखना। और अपने प्रिय हिजड़ों का सरदार कौन था, जावेद खां। हिजड़ों का जो सरदार था ये जावेद खां था। कौन था, जावेद खां था। यानी कि यह भी जिस तरीके से मोहम्मद शाह हिजड़ों के उसमें
नाच गानों मस्त रहते थे, इसी तरीके से ये भी थे। ठीक है, सत्ता पाने के बाद इन्हें ये नहीं मतलब कि राज्य में क्या हो रहा है, शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाए, कोई मतलब नहीं था। सत्ता मिलने के बाद बस मस्त रहने लगे, यानी कि यही कारण रहा इनका भी पतन होता है। ठीक है, तो जावेद खां, इसे नवाब बहादुर की उपाधि दी थी, इसे नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? तो नवाब बहादुर, नवाब बहादुर की उपाधि दी। ठीक है, ये याद रखना कि जो हिजड़ों का सरदार जावेद खां था, इसे अहमद शाह ने नवाब बहादुर की उपाधि दी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी के समय अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है। आ से देखो याद करने का तरीका, जैसे आ से अहमद शाह और आ से अब्दाली, देखो अहमद शाह अब्दाली, देखो दोनों का नाम मिल रहा है। तो यहाँ से ये याद रखना कि भारत पर जब अटैक होता है तो अहमद शाह अब्दाली ने जब किया है तो अहमद शाह का शासन था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना कि सफदरजंग ने जावेद खां, जिसे नवाब बहादुर की उपाधि मिली थी, इसका कत्ल कर दिया। किसने? सफदरजंग ने। देखो सफदरजंग ने किसकी हत्या की थी? जावेद खां की। जावेद खां की हत्या किस, देखो ध्यान देना, जावेद खां को किसने मारा? तो सफदरजंग ने मार दिया। अब चूंकि ये अहमद शाह का सबसे प्रिय हो गया था, तो इसको सफदरजंग को लगा कि कहीं हमारे ये सत्ता से हटाकर सारी चीज़ें, सत्ता इसी को हाथ में न दे दे, यानी कि जो उच्च पद थे। इस वजह से सफदरजंग ने नवाब बहादुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखना, सफदरजंग नवाब बहादुर की हत्या की। तो यह भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सेना के पास, देखो सेना को वेतन देने के लिए अहमद शाह के पास इतना धन नहीं कि अपनी सेना को वेतन दे पाए, और यही कारण हुआ कि अपने घर के जो बर्तन थे, अन्य चीज़ें गिरवी रख के उनका सेना का वेतन दिया इसने। ठीक है, बड़ी दयनीय स्थिति अगर पूछा जाए, मुगल वंश के पतन के बाद अगर सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसके समय खराब हुई, तो यही अहमद शाह के समय। यानी कि अब सेना का वेतन देने के लिए पैसा नहीं, यानी कि यहाँ तक कि अपना वहाँ सब कुछ गिरवी रख के वेतन दिया जा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और इसकी जो माँ, देखो ध्यान देना कि राजमाता जो थी इसकी, ऊधम बाई, इसे बिला ए आलम की उपाधि मिली थी। बिला ए आलम, इसकी उपाधि कौन थी? तो बिला ए आलम, बिला ए आलम इनकी उपाधि थी। ठीक है, तो यह भी याद रखना ऊधम बाई की। दूसरी चीज याद रखना कि बाद में इमादुल मुल्क ने, इमादुल मुल्क, देखो ध्यान देना, इमादुल मुल्क ने मराठों की सहायता से, मराठों की सहायता से इसको सत्ता से हटा दिया। क्या किया? इसको सत्ता से हटा दिया। अब इसको हटा देता, बंदी बनाकर कारागार में डाल देता, और बाद में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, बाद में हत्या भी कर दी जाती है। ठीक, अब इसके बाद कौन बढ़ता है? अब इसके बाद आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। देखो ध्यान देना, जो आलमगीर द्वितीय बैठा, ये किसका बेटा था? जहांदार शाह का, जहांदार शाह का ये पुत्र था। ठीक, जहांदार शाह के ये पुत्र था आलमगीर। ठीक, अब देखो जहांदार शाह, तो जहांदार शाह के विषय में आपको हमने पहले बताया कि ये भी लंपट मूर्ख थे। ठीक, अब इनका बेटा जब बैठता है आलमगीर, तो देखो सत्ता जरूर इनको मिल गई,
लेकिन वास्तव में सत्ता की, अब इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1754 से 48, देखो ये भी 1754 से 48 तक, ये 48 तक इसने शासन किया था, ठीक है, ये भी पूछ दिया गया है, कभी कभी डेट पूछ देते हैं 48 तक, ठीक। अब इसके विषय में एक चीज पूछी गई थी कि इसका एक नाम पूछा गया था पीसस में पिछले बार, अजीजुद्दीन। इसको किस नाम से जाना जाता है? अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आलमगीर, ठीक। तो ये नाम पूछा गया है, इस वजह से आप लोग याद रखना। और कहा जाए कि इसके समय वेतन देने के लिए, यानी कि सेना को वेतन देने के लिए इसके पास भी कुछ नहीं बचा। जिस तरीके से अहमद शाह ने किया वही ये कर रहा था, क्योंकि जब कोई राजा एक अच्छा साम्राज्य छोड़ के जाता है तब उसका उत्तराधिकारी तभी तो एक अच्छा शासन प्रशासन चला सकता है, या तो वो बहुत योग्य हो तब चला सकता है ना। जैसे देखा होगा आपने, प्राचीन काल में ऐसे कई शासक हुए कि चंद्रगुप्त मौर्य था, एक बहुत बड़ा भूभाग छोड़ गया, लेकिन बिंदुसार उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन बिंदुसार नहीं किया, लेकिन बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, उसने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि इतिहास के पन्नों में आज भी अशोक का नाम लिया जाता। तो एक राजा के बाद जब दूसरा राजा आता है, अगर अच्छा उसको साम्राज्य मिलता है तो ये चीज़ याद रखना कि वो बहुत ढंग से करता है। लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ दूसरी हो गई कि अब देखो आलमगीर जब बैठा तो स्थितियाँ बहुत खराब थी, तो यहाँ पर भी वही हो रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा था कि वेतन देने के लिए अपने राजमहल के यानी कि बर्तनों को गिरवी रखा गया, कुछ जागीरें उनको भी गिरवी रख दिया गया, इस तरीके से सब ये हो रहा था, ठीक है। तो बड़ी स्थितियां खराब हो चुकी थी। तो सर जादूनाथ खुद कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि शहजादियां जो थीं भूख के मारे तड़प रही थीं और वो मतलब अपने दरबार में भागी बाहर जाने के लिए। शहजादियां जो थीं बाहर भागी भूख के तड़प की वजह से कि यहाँ तो मर जाएंगे, अब जाके बाहर कुछ करेंगे तब अपना खान पान सही कर पाएंगे। तो जब भागी, लेकिन दरवाजे फाटक सब बंद थे, मजबूरी में वहाँ जो कर्मचारी थे उन्हीं के यहाँ गुजारा बत्ता किया। तो ये स्थिति हो गई थी, तड़प रही थी। अब समझ लो, इतनी चौकीदार की कोठरी में रात बितानी पड़ी थी, समझ गए। तो बड़ी स्थितियां खराब हो गई। और 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को इसकी सूबेदार जो इसका था, अब देखो एक चीज और याद रखना कि प्लासी का युद्ध, इसी के समय प्लासी का युद्ध भी हुआ, पहले तो इसको जान लो। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो प्लासी का युद्ध पूछा जाता है कि उस समय कौन था, तो याद रखना ये आलमगीर द्वितीय था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये भी याद रखना। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है। और कहा जाए कि इसी के समय इसका जो सूबेदार था इमादुल मुल्क ने, ध्यान देना, सूबेदार इसका कौन था? इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कब कर दी? 1758 में, यानी कि डेट 5 जून 1758, यानी कि इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद अब देखो फिर अब एक और शासक बैठता है जिसका नाम क्या है? शाहजहां तृतीय। देखो शाहजहां तृतीय जो बैठा है, इसके विषय में बता दें, इसकी हत्या होती है तो शाहजहां तृतीय बैठता है। कौन? शाहजहां तृतीय। तो शाहजहां तृतीय, इनका भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा, बस कुछ नाम मात्र के इनने 1758 से 59 तक शासन किया था। 1758 से 59 तक शासन किया, ठीक है। तो यहाँ पर मात्र 1 साल इन्होंने शासन किया, लेकिन क्रम में पूछा जाए तो याद रखना, ठीक है, इमादुल मुल्क ने इसको गद्दी पर बैठाला था, ठीक है।
तो इसके समय भी बहुत कोई कार्य नहीं हुआ था, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद जब है जो शासक बैठता है, अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि शाह आलम द्वितीय, इसके बाद कौन बैठता है ये क्रम में याद रखना, शाह आलम द्वितीय। ये थोड़ा सा शाह आलम द्वितीय थोड़ा योग था। शाह आलम द्वितीय, जब शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है तो कहा जाता है इसके समय कुछ स्थितियां थोड़ी सी सही हुई थी, यानी 1759 से 1806, 1759 से 1806 तक ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय जब गद्दी पर बैठा, अब देखो ध्यान देना इसके विषय में कि इसका वास्तविक नाम आलमगीर था, आलमगीर द्वितीय। इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। ये भी याद रखना अगर पूछ दिया जाए तो आलमगीर द्वितीय ये बैठता है। ठीक है, तो ये कहा जाए कि इसी के समय एक घटना घटी थी, उसका नाम है पानीपत का युद्ध। अगर देखा जाए कि 23 जून 1757 का तो युद्ध प्लासी को वहाँ हो गया। अब इसी के समय जो प्लासी का युद्ध होता है 1761 में, देखो ध्यान देना, प्लासी पानीपत का, प्लासी की नहीं, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अब जब पानीपत का युद्ध हुआ तो ये कहा जाए ये किस अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने ये जो युद्ध लड़ा, इतना भयंकर युद्ध था कि सर जादूनाथ सरकार, कई लोगों का स्टेटमेंट था कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई परिवार ना बचा था जिसका कोई सगा संबंधी न खोया हो, यानी कि इतना भयंकर युद्ध था। और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली देखो अभी याद कैसे करें, 1759 से 1806, तो इसी समय एक युद्ध और होता है 1764 में, यानी कि बक्सर का अगर युद्ध देखा जाए तो इसी के समय हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है, जो उस समय बादशाह कौन था, तो यही था। 1764 भी युद्ध इसी के समय हुआ, यानी कि बक्सर 1764 में हुआ और 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ। तो पानीपत के युद्ध में तो स्थितियां बहुत खराब हो गई और बक्सर के युद्ध में तो पूर्णतः समाप्त बहुत ही खराब हो गई। और बक्सर का युद्ध जो था ये इतिहास में निर्णायक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्लासी का युद्ध जरूर विश्वासघात के नाम से जाना जाता है, लेकिन बक्सर का एक निर्णायक युद्ध, यानी कि दो सेनाओं के बीच एक समय निश्चित होता है और इसके बाद युद्ध होता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। दूसरी चीज इसी ने, यानी कि अब देखो ध्यान देना कि अंग्रेजों के संरक्षण काल में इलाहाबाद में रहा, ये 1765 से 1772 तक, 1765 से 72 तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में, यानी किसके संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में ये कहाँ रहा था, इलाहाबाद में रहा, यहीं इलाहाबाद में। ठीक है, और बाद में पुनः ये दिल्ली की गद्दी पर जब बैठता है तो मराठों की सहायता से, यानी मराठों की सहायता से पुनः फिर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 1772 में ये दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठता है, 1772 में। ठीक है, 1772 में फिर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन मित्रों याद रखना कि इसकी जो हत्या है गुलाम कादिर शाह ने, देखो याद रखना, गुलाम कादिर ने, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की, तो गुलाम कादिर खां, गुलाम कादिर खां ने इसकी आंखें निकलवा ली और बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद इसकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और शाह आलम इसी के समय, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था, किसका शासन था, लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था, अंग्रेज जो था। और कहा जाए भारत की प्रथम पत मुद्रा के रूप में प्रचलन इसी के समय हुआ था। और बैंक ऑफ बंगाल इसी के समय 1806 में, यानी कि उसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद अकबर द्वितीय, अब ध्यान देना, अकबर द्वितीय
अकबर द्वितीय, देखो अकबर द्वितीय जो बैठा है इसके विषय में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 1806 से 1837, 1806 से 37, ठीक है। जो अकबर द्वितीय था, एक तो सबसे पहली चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में पहली बार कोई, अंग्रेजों की संरक्षण में पहली बार कोई बादशाह गद्दी पर बैठा, अंग्रेजों के संरक्षण पर बादशाह गद्दी पर बैठा था, ठीक है। यानी कि उन्हीं के पद चिन्हों पर अब जो वो चाहेंगे वही काम करवाएंगे, ठीक है। यानी कि संरक्षण किसका था? अंग्रेजों का। अकबर द्वितीय के समय यानी कि इसकी इतनी कम, अब देखो खाने के लाले पड़े थे यहाँ भी, यानी कि पेंशन भोगी किसका बन गया? अंग्रेजों का। तो यहाँ पर पेंशन इनको इतनी कम मिल रही थी, इनकी गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा था? ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन भेजा, जहाँ रानी थी, और ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई। ब्रिस्टल यानी कि ब्रिस्टल, यहीं पे इनकी मृत्यु होती राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय मरने से पहले इनकी पेंशन तो बढ़वा दी थी, पेंशन इनकी बढ़वा दी थी, और इसके बाद उनकी मृत्यु होती है। तो राजा शब्द अगर पूछा जाता है राम मोहन को, राजा शब्द किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कई बार प्रश्न पूछा गया कि राजा शब्द जो राम मोहन राय के लगा था वो किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कई बार पूछा भी गया है। दूसरी चीज कि अकबर द्वितीय के समय यानी मुगलों की जो टकसालें थी वो सब अब छीन ली किसने? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेज के हाथ में चलेंगे, और ये तो नाम मात्र के बस शासक थे, ठीक है। इसके बाद देखा होगा कि बहादुर शाह जब बैठता है, तो बहादुर शाह, अब ध्यान देना कि बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ये कब बैठता है? 1837 से, है ना, 1837 से 61 तक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि बहादुर शाह एक बैठा गद्दी पर, तो ये जफर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जफर के नाम से। ये कविताएं लिखता था। और इसी के समय 1857 की क्रांति होती है। देखो एक चीज याद रखना, 1857 की क्रांति जब हुई है, किसके समय हुई है? तो बहादुर शाह द्वितीय के समय। जब 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति में याद रखना कि ये उस समय, यानी कि कहा जाए कि हुमायूं के मकबरे के पास ये छिपा था। यानी कि जब ये हार गया, इसकी सेना हुमायूं के मकबरे के पास, ठीक है, ये हुमायूं के मकबरे के पास छुपा हुआ था। और इसकी जो पत्नी थी जीनत महल, जीनत महल ने ये चीज, और इसका जो मित्र था, दोनों ने मिलकर यानी कि अंग्रेजों को ये बताया था कि ये कहाँ पर छुपा है, ठीक है। तो यानी कि जीनत महल ने ये चीज बताई थी, और अंग्रेजों ने लालच देकर ऐसा कार्य करवाया। जब बताया जाता है तो ये बंदी वहाँ से बनाया जाता है। कहा जाए 1857 में इसके 2 बेटे 2 पोते मारे जाते हैं, और इसको बंदी बनाकर यानी कि कहाँ भेजा जाता है? लॉर्ड कैनिंग कहाँ भेज देता है? रंगून। तो जब रंगून जाता है, वहीं इसकी कुछ समय बाद इसकी जब मृत्यु होती है, तो वहाँ एक पोती भी इसके साथे में वहीं कब्र है बगल में। तो कहा जाता है इसने वहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है कि बहादुर इतना बदनसीब था जिसने अपने हिंदुस्तान में सब कुछ किया, इसके पूर्वजों ने, इसने भी, और इतना बदनसीब है कि हिंदुस्तान में से 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। तो बहादुर शाह का अंत होता है, और यहीं से मुगल वंश का पतन हमेशा के लिए खत्म। अब यहाँ पर अंग्रेजों की बागडोर यानी कि सत्ता हो जाती है। तो याद रखना कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। प्रथम को मत लगा देना, बहादुर शाह द्वितीय को लगाना, ठीक है। और जफर के नाम से ये कविताएं लिखता था। जीनत महल, जिसने यानी कि अपने पति को खुद पकड़वा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इलाही बख्श,
इलाई बख्श और जीनत महल, 2 लोग, याद आ गया। इलाई बख्श भी था। कौन था? इलाई बख्श। इन दोनों ने मिलकर बताया कि कहाँ छिपा है, ठीक है। तो इलाई बख्श, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि कभी कभी यहाँ से बहुत प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि आपने देखा हो 4 शासकों को तो पहले क्रम में याद रखना, जिनकी उपाधियाँ ऐसी हैं उनका उपाधियाँ पूछ दी जाती 4 शासकों की। जैसे कि 4 शासक का हमने पहले बताया था कि बहादुर शाह का याद रखना, इसकी उपाधि पूछी जाती है बहादुर शाह प्रथम का, है ना। और इसके बाद जहांदार की, यह भी उपाधि पूछ दी जाती है जहांदार शाह प्रथम, जहांदार शाह। और फिर इसके बाद फारूक शियर, है ना। फारूक शियर के बाद मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। इनकी उपाधियां तो आप लोग याद रखना, कभी मैच में पूछ देते हैं। ये शाह बेखबर हो गए, ठीक, शाह बेखबर। और ये क्या हो गए? लम्फट मूर्ख हो गए थे, लम्फट मूर्ख हो गए। और फारूक से एक घड़ित कायर हो गए। क्या हो गए थे ये? घड़ित कायर। और मोहम्मद शाह रंगीला हो गया ये, ठीक। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपको पूछा गया है, इस वजह से बता दे रहे हैं। और मैंने तो अभी मुगल वंश पूरा पतन आपको पढ़ाया है। अगर वास्तव में ईमानदारी से आप लोग पढ़ेंगे तो विश्वास रखिए जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी उससे बाहर नहीं जाएगी, और आप लोग ईमानदारी से लगिए, ठीक है। और अभी हम पेपर, ये जो मुगल वंश से पतन से जितने प्रश्न आए हैं, चाहे वो पीसीएस में हो, चाहे टीजीटी पीजीटी में हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, अभी वो भी पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस से, और आप लोगों को इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम लोग पुनः फिर अगली क्लास में।